A very warm welcome to स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 10 मार्च है, दिन है ट्यूसडे। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। मैं आज थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ब्रीफ प्रोवाइड कर देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल राउट के बारे में। ये एडिटोरियल ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑयल की जो प्राइस है उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे रीजंस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओपेक प्लस की एक मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया, सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद दो आर्टिकल्स जो हैं वो यस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को देखेंगे। यहाँ पर कुछ एसबीआई का जो एक प्लान है उसके साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इसकी डिटेल्स को डिस्कस किया है और जो लेटेस्ट कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, कुछ एड ऑन्स यहाँ पर ऐड करूँगा और उसके बाद हम डायरेक्टली इस आर्टिकल पर जंप करेंगे। ये आर्टिकल जो हैं ये हमें ये रीज़न बताता है, ये कारण हमें एक्सप्लेन करता है कि यस बैंक जो है वो ड्रॉप क्यों हुई या फिर इसके ये जो हालत हुई है तो ये हालत क्यों हुई है। और ऐसे ऐसे दूसरे केसेस भी हमें हमारे देश में देखने को मिले हैं। नॉट जस्ट अबाउट बैंक्स बट दूसरी कंपनीज के साथ भी ऐसा हुआ है कि कई कंपनीज जो फॉर एग्जांपल किंग फिशर, तो ऐसा क्यों होता है उसको समझेंगे। और उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल अमेरिका में ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हेल्थ स्कीम सेंस क्लाउड के बारे में। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। तो ये हैं चार टॉपिक्स जिसको हम विस्तार से समझेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि विमेन पावर, तो ये क्रिकेट और विमेन पावर के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर आप इसमें एक इंटरेस्ट रखते हैं देन यू शुड रीड इट और एल्स यू कैन ड्रॉप इट। उसके बाद एक दूसरा आर्टिकल है, ये प्योर पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक आर्टिकल है मिजरी इन हेती। हेती एक देश का नाम है। सबसे पहले तो मैं आपको दो प्रश्न पूछ लूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि हेती जो है इसके कैपिटल का नाम क्या है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि ये जो हेती हैं ये न्यूज़ में है, तो बताइए कि ये किस रीजन में आप लोग को देखने को, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, एक खास नाम है इस क्षेत्र का, इस रीजन का, तो ये नाम क्या है वो बताइए। अब ये वाला आर्टिकल जो है हेती के साथ जुड़ा हुआ, तो अगेन इट इज़ अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ हेती, तो आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। वहाँ पर क्या हो रहा है और एक लंबे टाइम से वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, फिर वहाँ पर उसके बाद मिलिट्री कूज हुए, फिर जो इलेक्शंस हैं तो वो डिले किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई बातचीत है जो एक ऊपर ऊपर से नज़र आप घुमा सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो, वरना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज के ऊपर 70% डिस्काउंट चल रहा है। अब 2 दिन बच गए हैं तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपने हमारा पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स ऑर्डर नहीं किया है देन विजिट studyIQ.com। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी और फर्दर कोई क्वेश्चन क्वेरीज डाउट्स हैं तो ये नंबर्स हैं जिनके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको ये 2 सोर्सेज से मिल जाएगी। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑयल्स राउट। अब हमें पता है कि कोरोना वायरस, राइट, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस की इम्पैक्ट क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा ऑलरेडी कर ली है, इज़न्ट इट। तो एक बेसिक चीज़ जो आपको पता है वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है, इज़न्ट इट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको अपना जो प्रोडक्शन है वो कर नहीं पाती क्योंकि चाइना से वो अपना, फॉर एग्जांपल भारत की ही कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल कंपनीज जो हैं, हमारे देश की मोबाइल कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो चाइना से यहाँ पर पहुँचते, चाइना उसके रॉ मटेरियल को बनाती थी, कुछ कंपोनेंट्स को बनाकर यहाँ पर भेजती थी और उन कंपोनेंट्स का उपयोग हम हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारी जो कंपनीज हैं वो मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन में करती हैं। तो ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी इम्पैक्ट क्यों होगी, तो लेट मी क्विकली टेल यू। बहुत सारे लोग जो हैं वो एब्सेंट हैं,
वो काम पर नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, वो एब्सेंट है। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बंद हैं, और जो सप्लाई हैं, आपने अगर प्रोडक्शन भी किया तो ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अलाउड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट जो है वो अफेक्ट हुई है। तो ये सारी चीज़ें चाइना में हुई, राइट। चाइना एक ग्लोबल हब है मैन्युफैक्चरिंग का, तो चाइना में ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो डाउन चल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन लेट से कम चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कम चल रहा है तो फिर आपको उतने ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑयल की डिमांड भी कम हुई है। अब चाइना भी ऑयल जो है वो ज़्यादातर अपना ऑयल बाहर से मंगवाता है। तो ग्लोबल सप्लाई लेट्स से कि हर रोज़ चाइना को 100 लीटर ऑयल आप प्रोवाइड करते थे एग्जांपल के तौर पर, अब चाइना जो है उनको 100 लीटर नहीं, उनको चाहिए लेट्स से सिर्फ 50 लीटर्स। तो बाकी का जी ये जो 100 लीटर आप जो है वो कहाँ पर भेजेंगे आप? ऐसे बहुत सारे देश हैं, पहले आप उसमें 10 लीटर बेचते थे, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर अब 3 लीटर की ही आवश्यकता है, तो उसका भी सरप्लस 7 हो गया, 50 चाइना का हो गया। तो ऐसे अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑयल जो है वो मार्केट में है। तो बेसिकली ऑयल की जो डिमांड है वो हुई है ड्रॉप, और इसकी सप्लाई जो है वो जैसी थी वैसी ही है। तो इसको लेकर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो ओपेक प्लस के बीच में हुई। आज से 3 साल पहले की बात है जब ओपेक प्लस ने एक 3 साल का एक एग्रीमेंट किया था। 3 साल की एक प्रकार का एग्रीमेंट ये था कि वो ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कम करेंगे ताकि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसमें हम एक बैलेंस ला सकें। जब भी ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो ऑयल की डिमांड जो है वो ड्रॉप होती है, जो चाइना में हुआ ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ। लेकिन जब डिमांड ड्रॉप होती है तो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाती है, तो ऑयल की डिमांड भी कम हो जाती है। तो ओपेक प्लस, ओपेक में ओपेक के जो देश हैं प्लस में आ जाता है रशिया। तो ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया था कि वो ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखेंगे। एक सेट उन्होंने आंकड़ा तय किया था कि इससे कम प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। अब ओपेक प्लस की मीटिंग हुई और सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में एक तनाव हो गया। सऊदी अरेबिया बताता था कुछ और, सऊदी अरेबिया ये बता रहा था कि ऑयल के प्रोडक्शन को हम कम करते हैं, रशिया ने बताया कि हम सोचेंगे इसके बारे में, थिंग्स लाइक दैट। तो इसको लेकर झगड़ा हो गया और फाइनली सऊदी अरेबिया ने यह तय किया कि अब सऊदी अरेबिया जो है अप्रैल से ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी स्लो डाउन चल रहा था, ऊपर से टैरिफ वॉर हुए, टैरिफ वॉर की इम्पैक्ट हुई, और उसके बाद ये कोरोना वायरस। तो ग्लोबल मार्केट जो है उसकी सिचुएशन इतनी हेल्थी नहीं है। ऊपर से सऊदी अरेबिया और ज़्यादा ऑयल पंप करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो नेचुरली ऑयल की प्राइस जो है वो ड्रॉप होगी, इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑयल की प्राइस जो है वो ओवरनाइट क्रैश हुई है, $31 ए बैरल इसकी कीमत हो चुकी है। और यह बताया जाता है कि अगर रशिया भी ज़िद पर चढ़ गया, रशिया भी अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद दूसरे ओपेक के देश जो हैं वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑयल की प्राइस जो है वो $20 ए बैरल तक पहुंच सकती हैं। तो इससे कुछ देशों को फ़ायदा होगा, कुछ कंपनीज और देशों के लिए ये एक प्रॉब्लम की बात है। चाइना की बात करें तो चाइना ने ऑलरेडी जो ऑयल चाइना सऊदी अरेबिया से मंगवाता था, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा कस्टमर ऑयल का अगर कोई है तो वो है चाइना, और चाइना ने अपना इंपोर्ट जो है वो थर्ड जितना जो है वो कम कर दिया है, कट कर दिया है। यानी कि 33% जितना जो है वो उसने जो इंपोर्ट करना, जो ऑयल जो है उसकी डिमांड ड्रॉप हुई है, आप कह सकते हैं। इतना ऑयल सऊदी अरेबिया से कम मंगवाता है चाइना। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो फॉर्मूला इसके ऊपर काम करता है वो आपको समझ में आ गया है। तो अब गुड एंड बैड के बारे में बात करते हैं। भारत जैसे देश के लिए ये अच्छी खबर है, इसराइट। ऑयल की प्राइस जब कम होती हैं तब हम सब जो हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि वी पे ए वेरी हाई प्राइस हियर, इजंट इट, 70 रुपीज़ प्लस ऑयल। और ये जो ऑयल जब मैं बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस 70 प्लस चल रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, क्योंकि जीएसटी के तहत ऑयल जो है वो नहीं है, तो अलग अलग स्टेट में इसकी प्राइस अलग होती हैं। बट एनीवे, तो भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ऑयल की प्राइस कम होगी तो हमारी सेविंग जो है वो इंक्रीज़ होगी।
इसके साथ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो भी कम होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस ऑयल प्राइस या फिर फ्यूअर प्राइस। और करंट अकाउंट डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये भारत के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत जो है वो 85% जितना अपना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो पहले लेट्स से 1 लीटर ऑयल खरीदने के लिए पहले हम लेट्स से $50 देते थे एक बैरल के लिए, राइट, 1 बैरल के लिए अगर हम $50 देते थे, लेकिन अब एक बैरल के लिए हम $30 देंगे, तो हमारे तो बच गए $20, इजंट इट? तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी ड्रॉप होगा, तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात होगी। हाँ, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ बैड न्यूज़। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो जैसी है वैसी ही रखी जाएगी, तो सरकार को और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि 70 रुपीज़ जो है, लेट्स से सरकार ने इसको थोड़ा कम कर दिया है 65। सरकार पहले 70 रुपीज़ का जो ऑयल है तो उसमें 50% जितनी तो लगभग ड्यूटीज़ होती हैं। ऑयल की प्राइस थोड़ी कम हुई तो गवर्नमेंट जो है वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगी, टैक्स को उतना ही रखेगी, लेकिन ऑयल की प्राइस जो कम हुई है तो उस हिसाब से पैसे कम किए जाएंगे, तो सरकार को रेवेन्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। फिर जब प्राइस कम होती है तो फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेवेन्यू जो है वो सरकार को ज़्यादा मिलेगा। फिर इन्फ्लेशन कम होगा तो मार्केट, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी उछाल होगा, तो जीएसटी और इन सारी चीज़ों में भी सरकार को पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ओवरऑल गवर्नमेंट की हेल्थ की बात करें तो इट विल बी गुड। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की बात करें, जो बीपीसीएल और ऐसी जो ऑयल कंपनीज हैं उसमें से जो अपना स्टेक निकालना है गवर्नमेंट को, जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो इस पर थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ऑयल कंपनीज जो हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। फिर जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, जो शेल ऑयल प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है, उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल सकते। और आई नो ए पर्सन, राइट, हु वर्क्स इन दिस ऑयल इंडस्ट्री, तो मुझे पता है कि जब ऑयल की इंडस्ट्री जो है, जब ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो उनको और ज़्यादा काम्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनकी कंपनीज को। जब ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप होती हैं तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो नहीं मिलते, और करंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑयल सेक्टर में काम करते हैं तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये गुड न्यूज़ है। और बॉन्ड मार्केट्स जो हैं उसमें भी हमें एक ऑयल प्रोड्यूसर्स ने जो एक डिफ़ॉल्ट जो हो सकता है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे और थिंग्स लाइक दैट, नया इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो ये सारी कुछ रीजंस की वजह से लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी रीज़न की वजह से डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट की इम्पैक्ट जो है वो बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये हैं गुडीज़ एंड बैडीज़ और डिमांड एंड सप्लाई, और पूरी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फ्यूचर में इसके साथ जुड़े हुए जब जब प्राइस अप होगी तो आपको इन सारे एंगल से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ ए यस टू ए बैंक रेस्क्यू एक्ट रिवाइवल पैकेज अनाउंस्ड बाय एसबीआई। आपको पता है कि एसबीआई ने एक पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया है, कुछ 2400 करोड़ रुपीस जितना जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा बाय एसबीआई। एसबीआई के चेयरमैन जो हैं रजनीश कुमार, उन्होंने ये भी बताया है कि 10,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने के लिए एसबीआई जो है वो तैयार है। और यस बैंक जो हैं उसको बेल आउट करने के लिए ये बेसिकली एसबीआई आई है, लेकिन एसबीआई को किसने बताया है? आरबीआई ने। और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो आरबीआई की मालिक हैं, और एसबीआई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बैंक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यस बैंक को रेस्क्यू कर रही है इनडायरेक्टली, राइट। डायरेक्टली अगर देखें तो एसबीआई इसको रेस्क्यू कर रही है। मिस्टर कुमार का एजम्पशन ये है कि यस बैंक को बचाने के लिए टोटल 20,000 करोड़ रुपीस जो हैं इसकी आवश्यकता होगी। कल डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि एसबीआई की बातचीत कुछ 6 जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हो रही है, और एचडीएफसी भी इसमें इंटरेस्टेड है कि वो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और ये सारा इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो यस बैंक जो है उसको हम आसानी से बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े डिपॉजिटर्स जो हैं उनके पैसे यहाँ पर फंस गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फर्म्स और एजेंट्स ऐसे हैं जो यस बैंक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, लेट्स से आपका कोई 10 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। और आपने यस बैंक से लोन ली है, कंस्ट्रक्शन लोन, तो थोड़े थोड़े पैसे जो हैं, जैसे आप
कंस्ट्रक्शन करेंगे, 10 लाख का किया तो 10 लाख मिले, फिर बाकी का 10 लाख का किया, तो ऐसे आपको पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं बैंक से। कंस्ट्रक्शन लोन इस प्रकार से दी जाती है। मान लीजिए आपने यस बैंक से ये लोन ली हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन अब क्योंकि ये सिचुएशन हो गई है तो आपको टाइम पर पैसे नहीं मिलेंगे, तो पूरा आपका प्रोजेक्ट जो है वो टूट सकता है। फिर इसकी इम्पैक्ट होगी होम बायर्स के ऊपर। कंस्ट्रक्शन, लेट्स से आपने कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ होम बायर्स के लिए बनाया है, तो फिर उन्होंने भी लोन ली है दूसरी बैंकों से, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यस बैंक के गिरने से एक चेन रिएक्शन जो है इसकी शुरुआत हो सकती है, और इसकी इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर होगी, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है इसकी इम्पैक्ट एंड ऑफ द डे हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर हम रोक सकते हैं देन डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू स्टॉप इट, इज़न्ट इट। ये सिर्फ यस बैंक के जो राणा कपूर हैं उसके साथ जुड़ी हुई बात नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी इस चेन का पार्ट हैं, उसके साथ जुड़ी हुई ये बात है। एक इश्यू जो है वो ये है कि यस बैंक के जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है ये कोई नया नहीं है, ये पिछले 2 सालों से चल रहा था। तो ये जो आज रेस्क्यू करने की बात है, जो स्टेप, जो इंटरवेंशन है, तो ये बहुत ही डिले हो गया है। एक बहुत 2 साल के बाद गवर्नमेंट ने या फिर एसबीआई ने इसके ऊपर एक, आरबीआई ने बेसिकली इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है। तो इट्स बिट सैड 2 सालों के बाद ये चीज़ की गई है। तो अब देखते हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन एसबीआई का कहना यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो लेट्स होप कि इन्वेस्टर्स इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत एसबीआई और बाकी के पैसे जो हैं वो इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इस बैंक को बचाया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइम, फिर इस आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल जो है उसमें बाद में आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, ये सारी बातें हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बैंक जो है इसकी सिचुएशन ऐसी कैसे हुई। द कोलैप्स ऑफ यस बैंक इज द टेल ऑफ ए प्रमोटर हु रैन अमॉक ट्रीटिंग ए पब्लिकली लिस्टेड बैंक एज हिज प्राइवेट कंपनी। बहुत सारी भारत की कंपनीज में हमें ये एटीट्यूड देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत जो है, फाउंडर जो थे वो ये थे राणा कपूर, लेकिन ये एक पब्लिकली लिस्टेड बैंक है, इसको आप एक प्राइवेट बैंक की तरह यूज़ या फिर आप प्राइवेट बैंक की तरह इसको मैनेज नहीं कर सकते। आपका अगर प्राइवेट बिजनेस है तो आप जैसे चाहे जो भी डिसीजंस लेना चाहें वो ले सकते हैं एज फार एज दे आर लीगल। लेकिन जब आप एक पब्लिक बैंक बन जाते हैं या फिर पब्लिक कंपनी बन जाते हैं तो बहुत सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। आपको कंपनीज एक्ट को देखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है इफ़ यू आर ए लिस्टेड कंपनी। एंड यस बैंक जो है ये एक बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो कंपनीज एक्ट, सेबी, आरबीआई, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने की वजह से भी ये फेल क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इज़न्ट इट। और प्रश्न ये जो है इसका आंसर ये है कि ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें डिकोड करना होगा। बहुत सारे हमारे जो प्रमोटर्स हैं, जो मेन पर्सन है, जो उस कंपनी का जो मेन चेहरा होता है, तो वो जो चेहरा है, वो जो व्यक्ति है, उनका जो एक बिहेवियर होता है, उनका जो एक एटीट्यूड होता है बिजनेस को चलाने का, उसकी वजह से ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो फेल होते हैं। बेसिकली अगर एक कंपनी के हायरार्की की बात करें, हायरार्की का मतलब होता है कि मेन बॉस कौन, उसके बाद कौन कौन है, तो ये जो पूरी एक लैडर है उसको अगर हम समझें कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, तो एक कंपनी जो है उसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें, और सीईओ, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पर ये जो तस्वीर है, लेट्स अज्यूम कि ये इस कंपनी के सीईओ हैं और बाकी के जो लोग हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली सीईओ जो हैं वो कंपनी को चलाते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनको आंसर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रकार से कंट्रोल रखते हैं सीईओ के ऊपर। सीईओ और एमडी जो हैं वो कंपनी को चलाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि कंपनी सही से चल रही है, नहीं चल रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सीईओ हैं वो बहुत सारे ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो सीईओ करते हैं। ज़्यादातर ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर फॉर्मल पब्लिक सेक्टर के हेड्स, डिप्लोमेट्स, फॉर्मर जनरल्स, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टर्स बनाया जाता है। रिटायरमेंट के बाद उनको एक प्रकार की जॉब मिल जाती है, राइट, हाईली पेड जॉब, कार मिलती हैं और अच्छा फ्लैट या फिर घर मिलता है, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, ऐसे पर्क्स भी मिल जाते हैं।
तो बहुत सारी कंपनीज के जो ऐसी कंपनीज होती हैं तो उनको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट में काम करने वाले जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो एक नेक्सस बन जाता है। उसके बाद जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद भी कंपनी के छोटे बड़े काम जो हैं वो ये एक्स ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उन्होंने काम किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक आईएएस ऑफिसर है, वो किसी एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर वो रिटायर हुए। उसके बाद कोई, जब वो काम पर थे तब कोई जूनियर उनके 3-4 आईएएस ऑफिसर्स थे, लेट्स एज्यूम। अब ये साहब जो हैं वो रिटायर हुए, उनकी जगह पर आ गए मिस्टर ए, फिर बी सी डी भी काम कर रहे हैं। तो मिस्टर ए आ चुके हैं और जो आपके पुराने बॉस थे वो आज एक कंपनी के डायरेक्टर बन चुके हैं। तो उनका कोई काम होगा, देन ही विल गिव यू अ कॉल, या फिर एक मीटिंग अरेंज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ें करनी हैं। तो वो आपके पुराने बॉस थे, तो आप उस रिलेशन से। दूसरी चीज़ है कि फ्यूचर में ये बॉस साहब एक दिन तो यहाँ से भी रिटायर होंगे, तो जो जगह बनेगी उसमें आप भी फिट हो सकते हैं, या फिर दूसरी कोई कंपनी के लिए आपको रिकमेंड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ ऐसे डिसीजंस, आप ये कंपनी की फाइल्स जो हैं वो थोड़ी फटाफट सॉल्व कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। दूसरी चीज़, जब कोई डायरेक्टर जो हैं, सीईओ हैं, लेट्स से, राइट, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप इमेजिनरी कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं, जिनकी कंपनी अच्छी चल रही थी और डूब गई या फिर मुसीबत में है, उनका इमेजिनेशन कर लीजिए। जब वो पैसे कंपनी में से, अपनी 3-4 कंपनी है तो एक कंपनी में से उन्होंने पैसे लेकर दूसरी कंपनी में डाल दिए या फिर दूसरी जगह पर इन्वेस्ट किया, तो उस टाइम पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़े बहुत टूटते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको टाइम पर डिविडेंड मिल रहा है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न मिले, तो वह इसी आशा से शेयर होल्डर्स जो हैं वो शेयर खरीदते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन थोड़े बहुत रिस्क उठाता है और पैसे थोड़े ज़्यादा, वो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाता है, तो वो खुश रहते हैं। मीडिया भी कोई ख़ास उनके बारे में ऐसा नहीं, फिर शेयर मार्केट भी अच्छी चल रही होती है, गवर्नमेंट का भी ये नेक्सस है और बैंक को भी टाइम पर लोन के पैसे और सारी चीज़ें मिल रही है। तो कोई उस टाइम पर थोड़े बहुत छोटे बड़े रूल्स जब वो तोड़ते हैं तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक प्रकार की टैसिट, एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई लिखा हुआ रूल नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी बड़ी चीज़ों के ऊपर कोई भी बातें नहीं करेगा। लेकिन फिर ऑल ऑफ द सडन जब कंपनी जो है वो डूब जाएगी या फिर इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, तब एक साथ सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में, गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस जो हैं ओपोजिशन में, वो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, मीडिया में इसकी बातें होगी, और शेयर मार्केट में और हर जगह पर बैंक जो है वो अपने रिकवरी के लिए केसेस और ये सारी चीज़ें कर लेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि जब सिचुएशन अच्छी होती है और थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया जाता है, तो उस टाइम पर रेगुलेटर्स जो हैं, चाहे वो सेबी हों, आरबीआई हैं, गवर्नमेंट हैं, तो उस टाइम पर ऐसी कोई नेगेटिव आवाज़ या फिर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती। उसके बाद सारी चीज़ें जब डूब जाती है, उसके बाद सारी ये चीज़ें होने लगती हैं, पूरी प्रोसेस जो है वो की जाती हैं। तो एक और चीज़ है कि आप एक सेट ऑफ रूल्स एक कंपनी के लिए और सेम सिचुएशन में दूसरी कंपनी है तो उसके लिए अनदर सेट ऑफ रूल, अलग अलग बिहेवियर इस प्रकार का अलाउ नहीं किया जा सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत ही ऐसे आइकॉनिक जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है, तो उस वहाँ पर भी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं। एलोन मस्क के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले ही यूएसए की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इनके ऊपर भी फाइन्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं बिकॉज ऑफ देयर कुछ अप्स एंड डाउन्स उन्होंने किए, तब उनके ऊपर भी एक्शन ली गई है। और रेगुलेटर्स जो हैं उनको कंपनी को नहीं, जो प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, अगर वो कोई पाप करते हैं, वो कोई सिन करते हैं, तो इसकी सज़ा जो है वो कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सज़ा उस व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर हम ये स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत बदलें, गवर्नेंस में एक इम्प्रूवमेंट लाए, तो हमें ऐसे फेलियर्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं हेल्थ स्कीम सेंस क्लाउड। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात करेंगे। इसका मेजर फोकस ये है कि
ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में हम ला सकें और इनोवेशन जो है डिलीवरी में ला सकें, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छी तरीके से इनोवेटिवली हम डिलीवर कर सकें। ये इसके कुछ मेजर फोकस का एरिया है। इसके 3 इंटेंशंस भी हैं। एक तो है कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करना, और जो गैप है सर्विस में उसको ब्रिज करना, उसमें गैप्स जो हैं वो कम हों। तो ये कुछ बड़े बड़े लक्ष्य हैं इसके। अब 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट ये बताता है कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका एवरेज खर्च जो पूरी रेंज है ये 28,000 करोड़ से लेकर 74,000 करोड़ रुपीस की हो सकती हैं, और 2023 तक ये जो अमाउंट है ये डबल हो सकती हैं। कैन यू इमेजिन? तो खर्च जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो डेफिनेटली खर्च कम करने के लिए प्रधानमंत्री ये जो ABPMJAY है उसने एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सेटअप की है, और ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये जो स्कीम है, मैं यहाँ पर PMJAY कहूँगा, PMJ तो, या फिर आयुष्मान भारत, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट। तो ये जो आयुष्मान भारत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, और इसने एक इनोवेशन यूनिट भी सेटअप किया है ताकि हम कॉस्ट इफेक्टिवली टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट कर सकें हैं, डिज़ाइन कर सकें ऐसी सारी प्रोसीजर्स जिससे कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन देखिए ड्रोन के माध्यम से ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है उससे कॉस्ट कम नहीं होगा। कॉस्ट कंट्रोल के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ हमें सिस्टम में भी सिस्टम या फिर काम करने की जो प्रोसीजर है जिसको हम ऑपरेशनल प्रोसेसेस का, ऑपरेशन यानी कि वो जो बॉडी में ऑपरेशंस होता है वो नहीं, ऑपरेशन यानी कि जो पूरी एक है, जैसे कि आपने माल सामान जो है वो कहाँ से मंगवाया, कैसे मंगवाते हैं, राइट, पूरी प्रोक्योरमेंट की जो सिस्टम है उसको अलाइन कर दिया, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया कि हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कैटरैक्ट है, राइट, तो मोतिये के लिए आपकी एक प्रोसीजर जो है वो हर जगह पर सेम हो, राइट। तो ये कुछ स्टैंडर्डाइजेशन से कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। और दूसरे जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर ये हैं कि जो इन पेशेंट केयर है, कि हॉस्पिटल में एक बार कोई व्यक्ति जो है वो एडमिट हो गया तो उसके बाद उसका जो कॉस्ट है उसमें ये PMJAY इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कस्टमर बेस तो ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको ये फैसिलिटीज़ चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, राइट, गरीब लोगों की बात है यहाँ पर। लेकिन बहुत सारी हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो PMJAY के तहत काम नहीं करती हैं। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो कम हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है, उनको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद उनको पेमेंट मिलता है। तो बहुत सारी हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहती हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना होगा। इसमें लोगों की अवेयरनेस भी कम है, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये PMJAY जो है वो उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, कॉस्ट कम नहीं होगा और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। मैंने आपको जो हैती के साथ जुड़े हुए प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। एंड हैप्पी होली, हैप्पी धुनेटी टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई एम श्योर आप सब जो हैं वो कलर्स के साथ खेले होंगे, और यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि ये जो कलर्स हैं आपके जीवन के कैनवास के ऊपर हर एक प्रकार के कलर्स जो हैं वो आपको देखने को मिले और आपका जीवन जो है वो और ज़्यादा रंगीन और अच्छा हो। तो गॉड ब्लेस यू, एन्जॉय द फेस्टिवल। एंड अब आपके साथ जो मुलाकात होगी वो होगी डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के साथ। कल का लेक्चर जो है वेंसडे का वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिल जाएगा। आज ये त्यौहार की वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत लेट चल रही हैं। तो एनीवे, सी यू सून, एन्जॉय योर स्टडीज़, जय हिंद।